हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हिंदी का पेपर था और आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। अब 20 तारीख को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। उसमें से मैंने सभी बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको देखते हैं और आसानी से पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ जो बार बार पूछे गए हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के खतरे है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल पे आते हैं। लिखा है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? आप लोग को बताना है। एंथ्रेसाइट, तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला, बताना है आप लोगों को। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? कोयला से। किससे है? कोयला से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। झारिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, जल के लिए, कोयला के लिए, तांबे के लिए। झारिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला। ऑप्शन नंबर सी। लौह अयस्क नहीं रहेगा और न ही जल रहेगा और न ही तांबा। कौन रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है। प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। कोरबा प्रसिद्ध है कोयला के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट, तांबा के लिए, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। इसका सही आंसर कौन रहेगा? सभी दोस्त हर साल जो पूछे गए हैं क्वेश्चन सब लेकर आया हूँ। तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क किसके लिए? तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए, सोना के लिए। गैस के लिए। ना तांबा के लिए, ना बॉक्साइट के लिए, ना सोना के लिए। किसके लिए? हेमाटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क के खनिज से। ठीक ना? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? किस खनिज से? लौह अयस्क से। आगे बढ़ते हैं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में, 1953 में, 1960 में, 1998 में। किसमें किया गया था? 1953। बी बिल्कुल सही आंसर है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 1953 में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में, 1857 में, 1863 में, 1872 में। किसमें चलाई गई थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आने की फुल चांस है। तब भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 1853। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और ना लाइक किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। विदेशी व्यवहार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांव के मध्य। किसके मध्य होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है। विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है। ठीक, तो दो देशों के मध्य बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं।
आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं बताना है आप लोगों को। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आने की फुल चांस। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। कौन सही है इसमें का? 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के 3 अंग होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। यानी संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस प्रदेश में हुई थी? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेश बताना है। 9, 7, 10, 8। कितने हैं? ऑप्शन डी 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ये आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। इसमें से दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है, यानी साथ में ये भारत की राजधानी है दिल्ली, इसलिए संघीय राज्य नहीं कहा गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी 2005 में, 2006 में, 2008 में कि 2015 में? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। कौन सही है? ऑप्शन ए हिंदी। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? यानी किसी देश यहाँ किसी रहेगा, किसी नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा किसी देश। यहाँ गलत हो गया छपने में। किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, यह सभी। ऑप्शन नंबर डी यह सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्न में कौन सा विकसित देश है? फ्रांस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। फ्रांस यह सबसे ज़्यादा विकसित देश है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में, बारडोली में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। कहाँ किया था? जब गांधी जी इंग्लैंड से जब वापस आए थे, इंग्लैंड से अफ्रीका से जब भारत में गांधी जी जब वापस आए थे, जब अफ्रीका से वापस आए थे, तो अपना आंदोलन कहाँ सबसे पहले किया था? सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, चंपारण में। आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें का बिल्कुल सही आंसर आएगा बी वाला, नमक कानून तोड़कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? नमक कानून तोड़कर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी कि लेटेराइट मिट्टी?
तो चाय की खेती के लिए मिट्टी जो उपयुक्त होती है लैटेराइट मिट्टी होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, लैटेराइट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। यानी भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आने की भी फुल चांस। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? विनोबा भावे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में कि उत्तराखंड में? इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा डी वाला, बिल्कुल सही आंसर है, उत्तराखंड में सीढ़ीदार फसलें की जाती है, उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? चना, धान, कपास, बी और सी दोनों आप लोगों को बताना है। खरीफ की फसलें कौन है? चना, बिल्कुल सही सही आंसर है, चना। यानी गर्मियों के दिन में यही होता है, चना। निम्न में कौन सी खरीफ की फसलें हैं? खरीफ की फसलें चना है। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट, धन्यवाद मेरे प्यारे साथी। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।